YouTube चैनल ई हिस्ट्री में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। मैं हूं आपका होस्ट संदीप के कनिष्क, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे विश्व इतिहास की। विश्व इतिहास में हम आज बात करेंगे 1920 में स्थापित होने वाले राष्ट्रसंघ की स्थापना, इसके उद्देश्य, इसकी सफलताएं असफलताएं क्या रही है, क्यों इसकी स्थापना की गई, ये सभी आज हमारे टॉपिक रहेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लीग ऑफ नेशन या राष्ट्र संघ, उसका जो लोगो था वो इस तरह का कुछ बनाया गया था। उद्देश्य क्या थे लीग ऑफ नेशन या राष्ट्र संघ को बनाने के, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला उद्देश्य था युद्धों को रोकना। वह युद्ध जो प्रथम विश्व युद्ध ने पूरे विश्व ने देखे, किस तरह से भयानक युद्ध हुए। सभी देश आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे की जमीन हथियाने के लिए, पैसा हथियाने के लिए नए नए शस्त्रों का प्रयोग किया गया। तो उन युद्धों को रोकना सबसे बड़ा उद्देश्य रहा है। दूसरा उद्देश्य था हथियारों की होड़ कम करना, डिक्रीज आर्म रेस। पहले विश्व युद्ध में नए से नए हथियार, जिसमें गैस, जहरीली गैसों का इस्तेमाल किया गया, पनडुब्बियों का इस्तेमाल किया गया, नए बंदूकों का इस्तेमाल किया गया। हर देश ये चाह रहा था कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा खतरनाक हथियार हो, और इन्हें बनाने के लिए बहुत सारा पैसा देशों ने व्यय किया। तो इस होड़ को रोकना एक बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रसंघ की थी। तो यह उद्देश्य इसका निश्चित किया गया। पहले विश्व युद्ध के बाद जो संधियां हुई थी, जिसमें जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की गई, और भी बहुत से देशों के साथ संधियां हुई है, जिसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया। तो उन संधियों का पालना करवाना वह सबसे बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रसंघ की मानी गई। इसके अलावा जो नए देश बने थे, कुछ यूरोप में बने थे, उन देशों के अधिकारों की सुरक्षा करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी। कहीं कोई शक्तिशाली देश उनके ऊपर आक्रमण करके उनका अस्तित्व खत्म ना करे, यह भी देखना राष्ट्रसंघ का कार्य था। उस वक्त पूरे विश्व में, खास करके यूरोप महाद्वीप में, जो संदेह का वातावरण था उसे समाप्त करना एक बड़ी चुनौती थी। हर देश अपने पड़ोसी देशों पर शक करता था कि कहीं वह कोई ऐसी चाल तो नहीं चल रहे जो उनके देश के लिए खतरनाक साबित हो। उस संदेह के वातावरण को कम करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी। संगठन की हम बात करते हैं, किस तरह से राष्ट्रसंघ का संगठन तैयार किया गया। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थापित था। 15 नवंबर 1920 इसकी स्थापना की गई, और पहली बैठक पेरिस में 15 नवंबर को की गई। इस पहली बैठक में 41 राष्ट्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कौन कौन से अंग इसके रहे हैं? सबसे बड़ा और पहला अंग था सभा। सभी सदस्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य होते थे, और प्रत्येक देश 3 प्रतिनिधियों को सभा में सदस्य बनाकर के भेज सकता था। साल में एक बार सितंबर में राष्ट्रसंघ का सत्र आयोजित किया जाता था। अगर कोई सदस्य देश यह चाह रहा है कि कोई ऐसा मामला है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसके अनुरोध पर विशेष सत्र भी आयोजित किया जा सकता था। सभा क्या क्या कार्य करती थी?
नए सदस्यों का प्रवेश करवाना, गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव करवाना। सभा में दो तरह के सदस्य थे, एक स्थायी एक अस्थायी। तो उनका चुनाव किस तरह से किया जाता है वह सभा देखती थी। स्थायी न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना भी सभा का कार्य था। परिषद के चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, इसका कार्य भी वही करती थी। और राष्ट्रसंघ का बजट किस तरह का होगा, कहां पैसा खर्च किया जाएगा, कहां से अर्निंग होगी, यह सब नियंत्रण भी सभा ही देखती थी। दूसरा अंग है परिषद, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग रहा है। परिषद के 4 स्थायी सदस्य थे, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान। 1926 में जर्मनी 5वां स्थायी सदस्य बनता है। 4 अस्थायी सदस्य भी थे जो कि हर 3 साल के लिए निर्वाचित किए जाते थे और हर 3 साल के बाद अन्य देशों को इसमें शामिल कर लिया जाता था। स्थायी न्यायालय इसका एक अंग रहा है। स्थायी न्यायालय में 11 न्यायाधीश और 4 उप न्यायाधीश नियुक्त किए जाते थे। 9 साल के लिए इनका चुनाव किया जाता था। अंतर्राष्ट्रीय विवाद को सुनना और उस पर फैसला देना यह न्यायालय का प्रमुख कार्य था। परिषद या सभा की ओर से अगर कोई मामला भेजा जाता था, उस मामले पर किसी भी विवाद या प्रश्न पर यह अपना परामर्श दे सकते थे। अगला महत्वपूर्ण अंग है ILO या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, या इसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसके पहले निदेशक अल्बर्ट थॉमस थे, जिन्होंने इसकी स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी यह रही है कि उन्होंने कार्य के जो घंटे थे उसे निश्चित किया। 8 घंटा या 8 घंटे का कार्य दिवस घोषित किया गया। इससे ज्यादा किसी भी व्यक्ति से कार्य नहीं लिया जा सकता था। इसके अलावा 48 घंटे का कार्य सप्ताह निश्चित किया गया। बाल श्रम खत्म करने पर इन्होंने जोर दिया। हालांकि शुरुआत में इतने सफल नहीं हुए, लेकिन धीरे धीरे बाल मजदूरी को खत्म करने की शुरुआत यहां से होती है। कार्यस्थलों पर महिलाओं के अधिकारों में वृद्धि की गई, उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं दी गई, उनके बच्चों के लिए प्ले स्कूल खोलने पर बल दिया गया। दुर्घटनाओं में अगर इस तरह की कोई घटना होती है मजदूर के साथ, तो मालिक को जिम्मेदार इसमें ठहराने की व्यवस्था की गई। राष्ट्रसंघ के समाप्त होने के बाद भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का अस्तित्व बना रहा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण अंग ये रहा होगा। इसके बाद आता है अगला अंग, स्वास्थ्य संगठन। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला है संघ के स्थायी अधिकारियों से युक्त एक स्वास्थ्य ब्यूरो। दूसरा था एक चिकित्सा विशेषज्ञों से युक्त आम सलाहकार परिषद, और तीसरी थी स्वास्थ्य समिति। इन तीनों को मिलाकर के स्वास्थ्य संगठन बना। कई सारी बीमारियों में स्वास्थ्य संगठन ने भूमिका निभाई, जिसमें कुष्ठ रोग को समाप्त करना, मलेरिया और पीला बुखार जो वैश्विक बीमारियां थी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मच्छर उन्मूलन अभियान की शुरुआत भी स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ही की गई। दास्ता आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग माना जाता है, जो कि एक अंग था।
गुलामी और मजबूरन वेश्यावृत्ति के विरुद्ध संघर्ष दास्ता आयोग ने शुरू किया। 1926 में इसकी पहली बड़ी उपलब्धि थी, इथियोपिया में गुलामी या दास्ता को समाप्त किया गया। यह इसी आयोग के द्वारा एक बड़ा कार्य था। इसके अलावा लाइबेरिया में जबरन श्रम और अंतर आदिवासी गुलामी को समाप्त करने में भी दास्ता आयोग ने बड़ी भूमिका निभाई। सिएरा लियोन में करीब 2 लाख दासों को जिनसे जबरन श्रम करवाया जा रहा था, उन्हें मुक्त कराने में इसने भूमिका निभाई है। इसके अलावा रेलवे निर्माण में काम करने वाले श्रमिकों की मृत्यु दर को 55% से 4% तक कम करने में यह सफल रहा। आगे हम बात करेंगे राष्ट्रसंघ की सफलताएं कौन कौन सी रही है। सबसे पहली इसकी सफलता थी ऊपरी सिसिलिया विवाद को समाप्त करवाना। यह विवाद जर्मनी और पोलैंड के बीच देखने को मिलता है, इस क्षेत्र पर जो कि ऊपरी सिसिलिया कहा जाता था। 1921 में राष्ट्रसंघ के द्वारा ऊपरी सिसिलिया में एक जनमत संग्रह किया जाता है और इस जनमत संग्रह के आधार पर सिसिलिया का विभाजन कर दिया जाता है। आधा हिस्सा पोलैंड को मिलता है, आधा हिस्सा जर्मनी को मिल जाता है और इस तरह से यह विवाद भी समाप्त हो जाता है। इसके बाद अल्बानिया विवाद आता है, इसमें भी बड़ी भूमिका इसने निभाई। अल्बानिया में सबसे बड़ी समस्या थी उसकी सीमाओं का अभी तक निर्धारण नहीं हो पाया था। इसके अलावा यूनान के सैनिकों के द्वारा बार बार अल्बानिया पर आक्रमण किए जा रहे थे, वो भी एक बड़ी समस्या थी। साथ में यूगोस्लाविया का अल्बानिया के आदिवासियों के साथ लगातार संघर्ष चल रहा था। तो इन सभी समस्याओं को खत्म करना एक बड़ी जिम्मेदारी थी। तो नवंबर 1921 में अल्बानिया की सीमाएं निश्चित की गई और यह कहा गया कि 1913 में जो स्थिति अल्बानिया की थी वही स्थिति 1920-21 में भी रहेगी। हालांकि इसके बाद इटली ने अल्बानिया पर आक्रमण कर दिया और यहाँ राष्ट्रसंघ अल्बानिया की मदद करने में पूरी तरह से असफल रहा। अगली जो सफलता उसे मिली वह थी मेमल बंदरगाह का निपटारा करना। मेमल एक बंदरगाह भी था और शहर भी था और सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ पर जर्मन जनसंख्या ज्यादा थी। 1923 में लिथुआनिया ने मेमल पर आक्रमण कर दिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। तो यहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया, इस आक्रमण का विरोध किया। उन्होंने स्वयं को या मेमल को जर्मनी में शामिल करने की मांग शुरू कर दी। तो हिंसक घटनाएं शुरू हो जाती है। लेकिन दिसंबर 1923 में एक जांच आयोग की नियुक्ति की गई और इस जांच आयोग ने यह निर्णय लिया कि मेमल की जो बंदरगाह है वह लिथुआनिया को सौंप दी जाएगी। तो जर्मनी ने भी इस निर्णय को स्वीकार किया और यह विवाद भी खत्म हो जाता है। इसके बाद कोलंबिया और पेरू का जो विवाद था उसे समाप्त किया गया। कोलंबिया और पेरू में सीमा विवाद आरंभ हुआ था। 1922 में दोनों के बीच सोलोमन लोजानो की संधि करवाई गई जिससे शांति स्थापित करने में मदद मिली। इसमें कहा गया कि कोलंबिया को अमेजन नदी का उपयोग करने का अधिकार दे दिया जाता है। साथ में उसकी सीमा लेटिका शहर तक निश्चित की गई। तो यह विवाद भी काफी हद तक सुलझा। लेकिन इसी बीच इस संधि का विरोध पेरू के द्वारा किया गया और उसने लेटिका पर कब्जा कर लिया।
1934 में राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप के द्वारा कोलंबिया और पेरू में अंतिम संधि करवाई गई। लेटिका कोलंबिया को वापस दे दिया जाता है और इस तरह से यह विवाद भी शांतिपूर्वक तरीके से सुलझ गया। अगला आता है महत्वपूर्ण मामला, जिसे सार की घाटी का विवाद कहा जाता है। सार की घाटी खनिजों के उपयोग के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती थी और इस पर जर्मनी का अधिकार था, लेकिन जर्मनी पहले विश्व युद्ध में हार गया था, तो फ्रांस सार की घाटी पर कब्जा करने का इच्छुक था। लेकिन राष्ट्रसंघ के द्वारा सार की घाटी में जर्मन जनमत संग्रह करवाया गया। वहां पर जर्मन ज्यादा थे, इसलिए जनमत संग्रह के द्वारा सार की घाटी को जर्मनी में शामिल कर लिया जाता है। लेकिन कई असफलताएं भी राष्ट्रसंघ को झेलनी पड़ी, जिसकी वजह से उसका खात्मा बाद में हो गया। वो असफलताएं कौन कौन सी थी? सबसे बड़ी असफलता थी या कमजोरी थी कि इसमें कई बड़े देशों ने हिस्सा नहीं लिया, इसके सदस्य नहीं बने, जिसमें अमेरिका था। अमेरिका ने साफ तौर पर इसे यूरोप का आंतरिक संगठन या आंतरिक मामला कहा और इससे अपने आप को अलग रखा। बाद में इटली, जर्मनी और जापान यह भी इससे अलग हो गए। जर्मनी और जापान परिषद के स्थायी सदस्य भी थे, ये भी अलग हो गए। रूस ने भी बाद में इसका साथ छोड़ दिया। तो जैसे जैसे बड़े और शक्तिशाली देश इससे अलग होते गए, इसका अस्तित्व भी खत्म होता गया। सबसे बड़े उद्देश्य में यह असफल रहा, जो था निशस्त्रीकरण करना, यानी शस्त्रों की होड़ को रोकना। जर्मनी और इटली, इन दो देशों का विश्व शक्ति के रूप में उदय होता है और इस उदय ने राष्ट्रसंघ को और कमजोर किया। हम देखते हैं कि जर्मनी में नाजीवाद और हिटलर की सत्ता स्थापित होती है और नाजीवाद निशस्त्रीकरण को नहीं मानता था, वह युद्ध की नीति पर चलता था। उसी तरह से इटली में भी मुसोलिनी ने फांसीवाद की स्थापना की, वह भी युद्ध की नीति को अपनाता था। सबसे बड़ी कमजोरी थी राष्ट्रसंघ की, इसके पास अपनी कोई स्थायी सेना नहीं थी। वह मदद के लिए उन सदस्य देशों पर निर्भर था जो उसके सदस्य थे। लेकिन हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे ये सदस्य देश भी अलग होते गए, तो राष्ट्रसंघ पूरी तरह से टूट गया। आपसी विवाद और झगड़े, इनको निपटाने में भी राष्ट्रसंघ असफल रहा। हमने देखा मेमल की बंदरगाह का जो विवाद है, अल्बानिया का विवाद है, या बहुत से ऐसे विवाद विश्व में हुए जिनको सुलझाने में राष्ट्रसंघ पूरी तरह से असफल रहा। इसके अलावा राष्ट्रसंघ पर दो ही देशों का प्रभाव सबसे ज्यादा था, वह था इंग्लैंड और फ्रांस, और बाकी सदस्य देश इस प्रभाव से खुद को आजाद करना चाहते थे, इसलिए वह राष्ट्रसंघ छोड़ के चले गए। और अंत में जो इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य था, युद्धों को रोकना, जिसको रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, उसमें यह पूरी तरह से सफल रहा। और हम देखते हैं 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। तो इसी के साथ मैं संदीप के कनिष्क आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।